सो हेलो स्टूडेंट, सभी को क्लियर है वॉइस? चेक कर लीजिए, फास्ट कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। आप सभी की डिमांड पे जो टाइमिंग है, गुड इवनिंग खुशबू, जो टाइमिंग है वो अपन ने अल्टर कर दिया है, दिन वाला टाइमिंग कर दिया है आपका। तो कल से क्लासेस जो हैं वो आपकी दिन में होंगी, ठीक है। आज भी होनी थी 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 या 4 के बीच में स्लॉट खाली है, तो उस बीच में अपन को क्लास लेनी है। तो उसी 1:30 बजे के आसपास, 1:15 के आसपास आपकी क्लासेस शेड्यूल कर दी है, ठीक है, ताकि आपको रात को जो है थोड़ा सा फ्री टाइम मिल सके, राइट। तो ये हो चुका है, तो कल से क्लासेस उसी टाइम पर होंगी, 1:15 1:30 बजे के आसपास आपकी क्लास होगी। मैं आपको मैसेज और करवा दूंगा। आज भी क्लास 1:15 होनी थी, मैसेज करा भी था, पर वो लाइट इशू की वजह से वो क्लासेस आपकी हो नहीं पाई, राइट। तो उसके लिए आप रेडी हैं सभी? करें स्टार्ट आज का सेशन। चलिए, तो कल की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि टाइम स्लॉट जो है वो आपका दिन वाला टाइम स्लॉट अपन ने रख लिया है, ताकि सभी बच्चे फिजिबल रहे आराम से। तो अब ये मत कहना कि सर हमें इस टाइम पर खाना खाते हैं, ये वो है ना। आपके लिए टाइमिंग चेंज कराया तो बिल्कुल आप उसका, आपको आना है सभी को लाइव। ऐसा नहीं कि इस टाइम पर तो हम खाना खाते हैं, ये वो अपन कुछ बहाना बना ले, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो दिन वाला स्लॉट जो है वो आपका रहेगा, लगभग 4 बजे से पहले पहले अपन क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। रेडी? चलिए, तो हम थे हमारे सेशन के ऊपर और हमने देखा था क्या चीज़। तो हमने कहा था कि हम थे हमारे डिसइंफेक्शन के ऊपर। डिसइंफेक्शन के अंदर अपन ने मेजर मेथड क्लोरीन के द्वारा डिसइंफेक्शन पढ़ा था, जिसे क्लोरीनीकरण कहते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं, जिसके अंदर HOCl या OCl बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोक्लोराइड आयन बनते हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम किए जाते हैं। हमने कहा कि सर ये हाइपोक्लोरस, हाँ, एक ही पेपर में क्या पढ़ें, ऐसा कह रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिएगा। चलेगा। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक ही पेपर में क्या पढ़ना है। एक ही पेपर में देखो, अब तो समय आ चुका है, पर अभी भी अपने पास टाइम है। 20 अप्रैल आपका आज आई है डेट, 20 मई है ना, या 20 अप्रैल है? तो 20 तारीख आपकी डेट है। तो समय आपका जो है कम है, और इस कम समय के अंदर, अच्छा अप्रैल, ये तो मतलब अभी आ गई तुरंत ये तो इस 20 अप्रैल के अंदर अपन क्या पढ़ सकते हैं? तो इस 20 अप्रैल के अंदर अपन केवल अपन करते हैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज, और कुछ नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। क्योंकि जब रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा अपना, क्योंकि चीज़ें अपन छूट जाती हैं। जैसे BMC पढ़ा होगा आपने, यदि अपन बात करें किसी, सोम आपने आपने पढ़ी होगी, आपने सॉइल पढ़ी होगी, तो कई सारे फॉर्मूला, कई सारे डाटा ऐसे होते हैं जो अपन भूल जाते हैं। क्वेश्चन एक बार लगाने थे होते हैं AE और JE के, तो यूथ की बुक है, सभी लोग वही लगाते हैं, तो वही बुक सबसे बेस्ट है, उसी बुक्स को आपको लगाना था। तो AE JE वाली जो बुक आती है 22,000 वाली प्लस क्वेश्चन वाली, वो AE JE की बुक्स के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं, तो क्वेश्चन तो मोर देन इनफ है। बस वही है कि वो जो फॉर्मूला है, वो डाटा है, वो जो टेबल है, वो जो वैल्यूज़ हैं, वो अपने को याद रह जाए, तो मामला सेट हो जाएगा, है ना। तो अपना काम बन जाएगा। रेडी है ना? हाँ, बुक कर लिए ना, तो बहुत बढ़िया, बुक कर लिए। अब केवल रिवीजन करिएगा शॉर्ट नोट्स को, नए क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। इतने दिन जो है ये केवल आपको सफिशिएंट है, इतना दिन टाइम जो है सफिशिएंट है, आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है आपको पूरा, ठीक है। चलिए, हो गया बात क्लियर? चले आगे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब रिवीजन होगा, बिना रिवीजन के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, तो हर एक दिन में आप ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ तो रखा ही है, केवल रिवाइज ही तो करना है। इसमें 70% चीज़ें तो याद होंगी, 30% ही याद करनी होती है। बस 30% को रिवाइज करिए, और अभी तो काफ़ी दिन है, जब तक तो आपका रिवीजन हो भी जाएगा, है ना, इजीली। केवल रिवाइज करना और कुछ मत करना। तो क्लोरीनेशन अपन ने पढ़ लिया था। उसके अंदर अपन ने बोला कि सर HOCl जो होता है 80 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है OCl माइनस आयन से, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसको लेंगे तो आप कहेंगे सर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए क्लोरामाइंस का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन की बात करें, तो फ्री फॉर्म क्लोरीन होती है, फ्री फॉर्म होता है क्लोरीन का। दूसरा होता है हाइपोक्लोराइड्स या ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्लोरा अमाइंस होता है, और क्लोरीन डाइऑक्साइड होती है।
ये अपन ने तीनों पढ़ लिया था यहाँ तक। फिर अपन आए थे टाइप ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के टाइप्स के ऊपर आए थे, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, प्लेन, प्री, पोस्ट, डबल, सुपर, है ना। प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, फिर डबल क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, ये अपन ने सारे पढ़े क्लोरीनेशन के टाइप्स। तो प्लेन क्लोरीनेशन अपन ने सबसे पढ़ा था। सब प्लेन क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, तो प्लेन क्लोरीनेशन कब किया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो प्लेन क्लोरीनेशन तब किया जाएगा जब हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा साफ है, जिसमें टर्बिडिटी 20 से 30 यूनिट है या 30 NTU है, इसमें और कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, केवल एक्सेप्ट एक ही ट्रीटमेंट दे रहे, वो है क्लोरीनेशन। तो जब पानी बहुत ज़्यादा साफ हो, उसमें और कोई ट्रीटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं हो, केवल एक सिंगल ट्रीटमेंट जो लगाना है कंपलसरी है, यदि उस समय आप डिसइंफेक्शन लगा रहे हैं तो उसे ही अपन कहते हैं आपका प्लेन डिसइंफेक्शन या प्लेन क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं, प्लेन क्लोरीनेशन। और नॉर्मल डोज भी सर बहुत कम, क्योंकि सर इसमें इम्प्योरिटीज ही नहीं है, टर्बिडिटी नहीं है, तो ज़्यादा क्लोरीन ऐड करोगे क्या, तो केवल 0.5 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन आपको ऐड करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, बताओ। तो ये तो हो गया अपना रिवीजन, ये तो हो गया आपका रिवीजन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्री क्लोरीनेशन। सेकेंड है आपका प्री क्लोरीनेशन। प्री का मतलब होता है सर पहले, जैसे अपन कहते हैं सर SSC प्री है, SSC मेंस है ना। तो प्री का मतलब होता है पहले। तो प्री क्लोरीनेशन का मतलब पहले क्लोरीन आपको अप्लाई करना है, बाद में तो फिर करना ही करना है। तो प्री करोगे तो पोस्ट तो होगा ही होगा, उसमें तो नो डाउट, है ना। अगर प्री एग्जाम्स दिया है तो अगर सिलेक्शन होता है तो फाइनल सिलेक्शन कब होगा, जब तक कि आप उसका मेंस नहीं दिलोगे, मेंस का मतलब पोस्ट। हाँ, तो कहते हैं सर कब, तो सेडिमेंटेशन या बोल सकते हैं कोगुलेशन से पहले, है ना। सेडिमेंटेशन या कोगुलेशन से पहले, या बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन के समय। सर उससे क्या होगा, उससे सर ऑर्गेनिक मैटर का लोड कम हो जाएगा फिल्टर के ऊपर। कि सर पहले क्यों लगाते हैं, दो बातें हैं। एक तो सर ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर का लोड जो है वो कम हो जाएगा फिल्टर पे, और जब आपका लोड कम हो गया फिल्टर पे तो क्या होगा, जब आपका लोड कम हो गया फिल्टर पे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी, और जब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपकी बढ़ गई तो सारी कहानी वहीं पर सॉल्व हो गई। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ गई तो सारी कहानी वहीं पे सॉल्व हो गई। और फिल्ट्रेशन के बाद तो डिसइंफेक्शन करना ही है ना। तो प्री भी हो गया और पोस्ट भी हो गया। पर जब इम्प्योरिटीज ज़्यादा होगी, मतलब क्लोरीन की डोज भी क्या होगी सर, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो प्लेन मतलब प्री क्लोरीनेशन क्यों करते हैं, बात समझ में आई सभी को, क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है। तो दो रीज़न, एक तो इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो उसको 2 बार में निकालेंगे, और दूसरा कि प्री क्लोरीनेशन करने से फिल्टर पर लोड कम हो जाएगा, जिसके कारण रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपकी रिड्यूस नहीं होगी, ज़्यादा रहेगी, जिससे टाइम आपका जो है बच जाएगा, जो आपका जिसमें टाइम जो है आपका क्या होगा, बच जाएगा। तो प्री क्लोरीनेशन में फिल्ट्रेशन से पहले क्लोरीन ऐड किया जाता है। फिल्ट्रेशन से पहले क्लोरीन ऐड किया जाएगा, है ना, किससे, फिल्ट्रेशन से पहले। अब फिल्ट्रेशन से पहले यदि आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो उसके फायदे भी हैं, ताकि फिल्टर पर लोड रिड्यूस हो जाएगा। या फिर बोले कब, तो बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन से पहले, या क्या बोल सकते हो, या एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन, है ना, कोगुलेशन के समय, कोगुलेशन के समय। ठीक है, कोगुलेशन के समय भी आप अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा कि जो कोगुलेंट्स है वो ऑर्गेनिक मैटर है, वो पहले ही खत्म हो जाएंगे, तो कोगुलेंट्स की मात्रा कम लगेगी, कोगुलेंट की मात्रा कम लगेगी। यदि
वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक नेचर की है तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनना चीज़ों को, यदि आपको समझना है, क्वेश्चन एक एक करने हैं तो चीज़ों को मिस मत करना। ये सब क्वेश्चन है आपके। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि सर प्री क्लोरीनेशन कब किया जाएगा, फिल्ट्रेशन से पहले करते हैं, तो फिल्ट्रेशन के बाद तो क्लोरीनेशन करते ही करते हैं, तो वो प्री नहीं होता, है ना। उससे पहले जो करेंगे उसको प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। अब पहले कब करेंगे, क्वेश्चन पूछा है एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन आ जाए फ्लोकुलेशन आ जाए, क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेस है, एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, है ना। तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, या कई बार पूछा है सेडिमेंटेशन से पहले, तो बिल्कुल कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद होता है सेडिमेंटेशन, तो उससे पहले ही तो है। तो वो देखना कि वहां पर क्या वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्या तरीका है उसका पूछने का। पर हमारा आंसर कब सही होगा, जब हम उसके पीछे की कहानी समझ पाएंगे, करते ही क्यों है सर, पहले ही क्यों कर रहे हैं, कोगुलेशन पे ही क्यों कर रहे हैं, पहले करने से क्या होगा, यदि ये सारी बातें आपको पता है तो आपका आंसर कैसे भी घुमा के पूछ ले, आंसर आपका सही आ जाएगा, राइट, है ना। इन डेप्थ चीज़ों को समझना है, जैसा अपन समझते आए ऐसे ही अपन पढ़ते रहेंगे, ताकि जो भी सब्जेक्ट अपन पढ़े वो 100% तो नहीं पर 95% तो अपन चीज़ों को समझ पाए और हर एक तरह का क्वेश्चन बना पाए, चाहे ए हो चाहे जेई हो। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव रहता है। तो हमने कहा सर कोगुलेशन जो रहता है वो प्री क्लोरीनेशन जो है वो फिल्ट्रेशन से पहले अप्लाई किया जाता है, सिंपल सी बात है, तभी प्री कहेंगे, या कोगुलेशन के टाइम पे, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के टाइम पे, या सेडिमेंटेशन से पहले, सारी बातें सही है। क्यों करते हैं कि जब वाटर के अंदर अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और वो भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कौन सी, ऑर्गेनिक, कार्बनिक, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की मात्रा अधिक हो, जब वाटर के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक कंटेंट है, कौन सा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की मात्रा अधिक हो, तो वाटर को 2 बार क्लोरीनेशन किया जाएगा। वाटर का वाटर का 2 बार क्लोरीनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडरलाइन करना बातें यहाँ पर, क्या क्या जो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सर ये क्लोरीनेशन जो करते हैं, कौन सा, प्री क्लोरीनेशन, ये फिल्ट्रेशन से पहले होता है, फिल्ट्रेशन से पहले जो होता है उसे बोलते हैं। और कब, या एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के समय, और इसी के बाद सेडिमेंटेशन होगा। ये वाटर के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की मात्रा यदि अधिक है, कंसंट्रेशन जब अधिक हो, तब क्या जाएगा, इसे वाटर को 2 बार, वाटर का 2 बार क्लोरीनेशन किया जाएगा, एक प्री और प्री के बाद में पोस्ट, नोट करिएगा। सस्पेंड इम्प्योरिटीज बोल दो या माइक्रोसोम्स बोल दो, है ना, कि मात्रा अधिक होती तब किया जाता है। तो सर जब मात्रा अधिक है तो इसकी डोज भी अधिक होगी, जब कंसंट्रेशन अधिक है, ऑर्गेनिक मैटर स्लैश करके लिख दो एमओ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एमओ की, तो सर क्या होगा, तो इसकी डोज भी अधिक लगेगी। तो नॉर्मल डोज की बात करते हैं, तो लिखेंगे नेक्स्ट कि सर नॉर्मल डोज कितना होगा, नॉर्मल डोज ऑफ क्लोरीन बताओ, 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, कितना ज़्यादा है सर, वो तो 0.5 था, क्यों, क्योंकि सर उसमें तो इम्प्योरिटी थी ही नहीं, वो तो बहुत साफ पानी था, उसमें केवल अपन ने डिसइंफेक्शन इसलिए किया ताकि वो फ्यूचर रिकंटामिनेशन से बचा पाए। यहाँ पर ज़्यादा क्यों है 5 से 10, क्योंकि सर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है सर, कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है किसकी, ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोसम्स की, इसलिए 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, 5 से 10 ppm मिलाया जाएगा। तो प्री क्लोरीनेशन से, प्री क्लोरीनेशन के बाद, प्री क्लोरीनेशन के बाद हमेशा
हमेशा पोस्ट क्लोरिनेशन किया जाता है। तो यदि प्री क्लोरिनेशन होगा तो पोस्ट क्लोरिनेशन तो होना ही है, वो तो निश्चित है, कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि इंप्योरिटी ज़्यादा है तो 2 बार में उसको निकालेंगे। राइट, एक सिंपल सी बात आ गई समझ में सभी को। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी वो पहला पॉइंट था, तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये बेसिक सी बात है, डोज वोज ये तो आपको याद करना है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, पर थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट पता होगा तो पता चल जाएगा कि सर हाँ प्री में ज़्यादा लगता है क्लोरीन का अमाउंट, तो उससे अपन इस पर टिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो प्लेन, प्री। अब आते हैं दूसरे नंबर पे पोस्ट। प्लेन प्री हो गया, अब पोस्ट। पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है? सर पोस्ट क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि सर जब हम वाटर को ट्रीट कर रहे हैं उस दौरान हम क्लोरीन कब अप्लाई कर रहे हैं, उस सीक्वेंस में ही स्क्रीनिंग हो गया, एरेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया, फिर सेडिमेंटेशन हुआ, उसके बाद फिल्ट्रेशन हुआ, और फिर आखिरी में कोगुलेशन मतलब आपका डिसइंफेक्शन जब हुआ। तो उस डिसइंफेक्शन के समय, फिल्ट्रेशन के बाद जो डिसइंफेक्शन होगा, मतलब जिस समय उसको होना था क्लोरीनीकरण को, उसी समय आपका क्लोरीनीकरण हो रहा है, तो वही पोस्ट क्लोरीनेशन कहलाता है। तो मतलब उसको अपने चेंज नहीं किया, उसको ना तो पहले किया ना बाद में किया, आप वो जिस जगह पे है, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद वाला जो होता है वो डिसइंफेक्शन, उस समय जब अपन क्लोरीन अप्लाई करते हैं उसी को पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? तो यहाँ लिखिएगा क्या, जब किसी वाटर सैंपल पे किया जाए और वह लास्ट ट्रीटमेंट हो तो उसे ही पोस्ट क्लोरिनेशन कहा जाता है। ठीक है, हो गया सही ना? और सेल चले गए थे। हाँ, तो हमने कहा तो जनरल सी बात है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं कि यह फिल्ट्रेशन के बाद अप्लाई किया गया, या अरे क्या हो गया, यह फिल्ट्रेशन के बाद अप्लाई किया जाता है, उसे ही पोस्ट क्लोरिनेशन कहते हैं।
ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब अप्लाई किया जा रहा है तो उसे ही पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं, या फिर मैंने आपको बताया जब लास्ट ट्रीटमेंट गिवन टू द रॉ वाटर तो वो उस समय जो क्लोरीनेशन कराए उसे कोई पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है। अब कि सर नॉर्मल डोज कितनी होगी, तो हमने कहा सर नॉर्मल डोज पोस्ट क्लोरीनेशन पर डिपेंड करेगी उसके कंसंट्रेशन पर। अब कितनी क्लास में सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा भाई, अपनी क्लास 1 घंटे की हो रही है यार, 30 क्लासेस हुई हैं, आज 31वीं क्लास 30 घंटे, तो कम से कम 60 घंटे तो लगते हैं, 60-70 घंटे तो आपके इन्वायरमेंट में। क्यों, अब अपन थोड़ी दिन के बाद कल से ही अपन बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे भाई। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट हुआ, सॉइल हुआ, एफएम हुआ, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाने में तो अपन 30-40 घंटे में पढ़ा देंगे, पर जितनी डेप्थ में अब आप पढ़ पा रहे हो फिर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, बस वही करना है अपने को। तो भाई 50-60 घंटे 70 घंटे एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, ये 70-80 घंटे में लगते हैं, पर अपन ऑनलाइन क्लासेस है तो इसमें थोड़ा सा कम लगता है टाइमिंग, 10 घंटे 15 घंटे कम लगेंगे। तो ये हुआ, सॉइल हुआ, एफएम हुआ, ये सब 60 घंटे प्लस के सब्जेक्ट है ना, थोड़े से लेंथी सब्जेक्ट है, वेटेज भी ज़्यादा है इनका। हाँ बिल्कुल, अब अपन क्लास का ड्यूरेशन कल से बढ़ा देंगे, है ना, कल से अपन इसका स्पीड अप कर देंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है। हाँ तो डीप में अगर आपको पढ़ना है तो डीप में पढ़ना है, थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि चीज़ें एक बार पढ़नी होती है। भैया अपन कोचिंग करते हैं, आप में से इतने सारे बच्चे हैं, जो भी बच्चे मैक्सिमम वो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, या अधिकतर बच्चे एक ही बार कोचिंग करते तरीके से, तो उसी समय अगर जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ लोगे तो वो हमेशा के लिए फिर वही दिमाग में सेट हो जाता है। तो अपन शॉर्टकट में अगर निपटा देंगे चीज़ें इधर उधर रह जाएंगी, फिर जब क्वेश्चन लगाओगे तो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि सर मेहनत भी करी थी, पढ़ा भी था, फिर भी क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं भी टाइम लगा रहा हूँ और कहीं ना कहीं आप भी टाइम लगा रहे हो सर, है ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी टाइम लगा रहे हो, तो अपन दोनों का टाइम जो है वो फ्रूटफुल हो, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव चीज़ निकले, है ना। अपन जितना पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो पूरा ही उतना ही अपन बेहतरीन पढ़ेंगे, मतलब आपको फिर कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन नोट्स को रिवाइज करना है। यदि और फ्यूचर में कोई चीज़ें अपडेट होती है तो उसमें अपडेट करनी है, अपडेशन तो हो गई, है ना, तो अपडेट करनी है, बस इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी स्मूथ चलेंगी, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे कोई से भी बुक्स के लगा लेना। अभी तक क्वेश्चंस लगाए कि नहीं लगाए भाई, जो बातें कर रहे हैं कि कब होगा कब नहीं होगा, उन्होंने क्वेश्चंस लगाए नहीं लगाए, पहले तो बताओ। हम्म, लगाए, कितने परसेंट क्वेश्चन बने? हाँ? लगाए, कितने परसेंट क्वेश्चन बने? तो सर इसमें कोई डोज वोज फिक्स नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती वो सुनना, 90%, हाँ तो बहुत है, पहली बार पढ़ के 90% आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरी बार आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर दूसरी बार पढ़ते हैं तो जो पॉइंट जो स्टेटमेंट पहले समझ नहीं आता वो और समझ में आने लग जाते हैं, होता है कि नहीं होता है, रिवीजन करने पे तो चीज़ें बढ़ती है ना। आपके 86 लग रहे हैं तो 90% 95% तक क्वेश्चन लगने चाहिए, है ना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन लग जा रहे हैं, बस यही चाहिए अपने को, बस यही फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए और यही विश्वास होना चाहिए कि अपन से क्वेश्चन बन जाएंगे, इस लेवल का अपने को पढ़ना है बस। तो उसके लिए मैं हूँ, निश्चिंत रहो, मस्ती से पढ़ते रहो बस। अब देखिएगा सर फिल्ट्रेशन ये अपने बता दिया सर कौन सा है, पोस्ट क्लोरीनेशन है। अब डोज कितनी होगी सर, डोज नहीं कह सकते, क्यों, यदि सर पानी गंदा आ रहा है तो डोज बढ़ानी भी पड़ेगी। सर डोज पहले में कैसे कह सकते हो, अरे पहले में तो पता ना 20 से 30 ppm से कम था इसलिए 0.5 ले लिया, वहां तो पता है अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर उसको प्लेन क्लोरीनेशन कहेंगे ही नहीं ना, उसे प्लेन क्यों कहेंगे, जब इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो वो प्लेन कहा ही नहीं जाएगा, फिर प्लेन तो कब कहेंगे जब इम्प्योरिटीज कम हो, कितना 20 से 30 ppm से कम हो, तो पता है ना उस लेवल से कम है तो उसके 0.5 बोल दिया। तो सर प्री के लिए भी तो कहा था इन्होंने, अरे तो प्री में पता है ना कि पहले अपन क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो पहले अपन 5 से 10 मिलीग्राम के बीच में डाल दो डोज, अगर नहीं भी निकले कंप्लीटली या पार्शली निकले तो कोई बात नहीं, आगे फिर कर रहे हैं ना, क्यूपी के पास तो पोस्ट करना ही है। बात समझ में आई, चीज़ें जस्टिफाई हुई कि इसकी डोज क्यों नहीं हो सकती, कि सर क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि कितना इम्प्योरिटीज होता है, इम्प्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी इम्प्योरिटीज होगी उतना ज़्यादा डोज डालनी पड़ेगी। पर एक चीज़ ज़रूर है, अब बच्चे के दिमाग में अगर ठीक है सर आपने बोला ज़्यादा इम्प्योरिटी ज़्यादा डाल देंगे, कम है तो कम डाल देंगे, पर हमें कैसे पता पड़ेगा कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है कि कम है, ये तो बताओ सर। तो उसमें कहानी चलती रेसिडुअल क्लोरीन की, उसमें फिर चलती रेसिडुअल क्लोरीन की, तो वही पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि सर कितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो XYZ मुझे नहीं पता,
और ना आपको पता है। पर मुझे इतना पता है कि मैं इतना क्लोरीन डालूंगा कि आफ्टर द डिसइंफेक्शन 0.2 मिलीग्राम रेसिडुअल क्लोरीन पानी में बचा रहे। ये तो कर सकते हो कि सर इसमें पानी कितना है बॉटल में, मुझे नहीं पता। इस बॉटल में पानी कितना है सर, मुझे नहीं पता। पर मुझे लास्ट में कितना छोड़ना है, 100 ml छोड़ना है। तो ये तो मेरे हाथ में है ना, ये तो मेरे हाथ में है ना कि कितना ml छोड़ना है, 100 ml। तो वही वाली बात है कि सर फाइनल आफ्टर डिसइंफेक्शन 0.2 मिलीग्राम रेसिडुअल क्लोरीन बच जाना चाहिए। अब बचेंगे सर उसका क्या करेंगे, तो रेसिडुअल क्लोरीन क्या करता है, 0.2 मिलीग्राम बचा के कर क्या लोगे। हमने कहा सर 0.2 मिलीग्राम रेसिडुअल क्लोरीन क्या करता है, वो फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से बचाता है। फ्यूचर रिकंटेमिनेशन, वो पाइपलाइन से जब पानी जाता है तब कोई इंप्योरिटी आती है उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो पूरी बातें क्लियर हो गई, तो अब फटाफट लिख दो। ठीक कह रहे हैं कि वाटर में क्लोरीन की डोज, वाटर में क्लोरीन की डोज इतनी ऐड की जाएगी इतनी ऐड की जाएगी कि पानी में रेसिडुअल मतलब बचा हुआ क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर बच जाए डिसइंफेक्शन के बाद। भी राइट। तो हमने कहा कि सर वाटर में क्लोरीन की डोज इतनी ऐड की जाएगी कि पानी में रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा 0.2 मिलीग्राम बच जाए डिसइंफेक्शन के बाद। डिसइंफेक्शन मतलब कंप्लीट माइक्रोसोम्स को किल करने के बाद, डिजीज कॉजिंग माइक्रोसोम्स को कंप्लीटली किल करने के बाद भी कितना अमाउंट रह जाए लेफ्ट, इट इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। और वो अमाउंट को क्या कहते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। रेसिडुअल क्लोरीन क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। सारी बातें क्लियर हो गई जो लिखी यहाँ पर, बताओ। हो गया यहाँ तक, चलो बताओ फास्ट। यस, तब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। चार ये पांचवा होगा ना, तीन चौथा है क्या, फोर्थ जो है वो फोर्थ क्या है, डबल क्लोरिनेशन। डबल क्लोरिनेशन, डबल का मतलब सभी जानते हैं दो होता है। डबल का मतलब क्या होता है सर, दो होता है। अब यहाँ पर डबल का मतलब क्या है कि वाटर को क्लोरिनेशन किया जाए दो बार, वाटर शुड बी क्लोरिनेटेड ट्वाइस, दो बार क्लोरिनेशन किया जाए, उसी प्रोसेस को डबल क्लोरिनेशन कहते हैं। तो जब वाटर को दो बार क्लोरिनेशन किया जाए उसे ही डबल क्लोरिनेशन कहते हैं। कि सर वाटर को दो बार क्लोरिनेशन किया जाए, है ना। या दूसरा लिख सकते हैं कि सर जब वाटर के अंदर जो क्लोरिनेशन किया जा रहा है वो साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कर दिया है, प्लेन भी प्री भी कर दिया, प्री के पास पोस्ट भी कर दिया, एक के बाद एक कर दिया, उसे डबल क्लोरिनेशन कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जब प्री तथा पोस्ट क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन तथा पोस्ट क्लोरिनेशन साथ साथ कर दिया जाए, साथ साथ
कर दिया जाए उसे ही डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। क्या कह रहा है? पोस्ट क्लोरीनेशन का स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने ही समय पर किया जा रहा है, जिस समय उसका नंबर आ रहा है ना उसी समय पे किया जा रहा है। तो वो अब बात में चलेगी सर हम हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है उसमें जो क्लोरीनेशन हो रहा है वो क्या होगा। हमने कहा वो अगर स्टैंडर्ड है, पानी जितना जो नॉर्मल रेंज है उसमें आ रहा है, तो जो क्लोरीनेशन है वो आपका पोस्ट क्लोरीनेशन है, उसी को ही क्लोरीनेशन कहते हैं। वही डिसइंफेक्शन को हम पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं, क्योंकि जब जिस समय पर जब आप जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हो उसी जगह पर है, तो इसमें डिसइंफेक्शन किस समय किया था, फिल्ट्रेशन के बाद ही किया जा रहा है, वही स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसी को पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। तो पोस्ट क्लोरीनेशन ही आमतौर पर जो क्लोरीनेशन होता है वो कौन सा, पोस्ट क्लोरीनेशन ही होता है, मतलब वही आपका डिसइंफेक्शन का तरीका है, पर नाम उसका पोस्ट क्लोरीनेशन है। तो पोस्ट का तो बाद में नहीं, पोस्ट का मतलब है कि जिस टाइम पर हो उसी टाइम पर होना है, तो वही क्लोरीनेशन पोस्ट क्लोरीनेशन कहलाता है, और वही स्टैंडर्ड तरीका है। जब प्री एंड पोस्ट क्लोरीनेशन साथ साथ हो जाए, कर दिया जाए साइमल्टेनियसली, उसे ही डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। या दूसरा कि वाटर को 2 बार क्लोरीनेट कर दिया जाए, एक के बाद एक, उसे बोलते हैं डबल क्लोरीनेशन, नाम ही डबल है। क्लियर हो गया? बताओ। चलें आगे। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है आपका सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन, सुपर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सर सुपर क्लोरीनेशन आमतौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्यों? जब पेंडेमिक सिचुएशन होती है, मतलब महामारी की अवस्था होती है, जब महामारी आती है, महामारी बोलते हैं, महामारी बोलते हैं, जब महामारी आती है, महामारी होती है, मतलब मास स्प्रेड ऑफ डिजीज होती है, तो उस समय पर किया गया क्लोरीनेशन ही क्या कहलाता है, सुपर क्लोरीनेशन कहलाता है। मतलब इमरजेंसी प्रोस्पेक्टिव में है ये बात कि इमरजेंसी कंडीशंस में जब अपन क्लोरीनेशन करते हैं उसे सुपर क्लोरीनेशन कहते हैं। कब? जब मास स्प्रेड ऑफ डिजीज है, जिसको महामारी की स्थिति कहते हैं, उस समय अपन किया जाता है। कि जो सुपर क्लोरीनेशन है, इसका एग्जाम्पल अपन ने बताया था क्या चीज़ होती है। जैसे एक निपाह वायरस आया था केरला के अंदर, अगर आपने सुना हो, चमगादड़ वाला निपाह वायरस था। तो निपाह वायरस वो वाटर के अंदर ट्रांसमिट कर रहा था, है ना। तो वाटर के अंदर ट्रांसमिट कर रहा था, तो उस समय पर जो वहाँ पर जो क्लोरीनेशन किया जाता है इस स्थिति के अंदर, तो वो क्या होता है, आपका पेंडेमिक सिचुएशन होती है, महामारी की अवस्था होती है। ठीक है। अब सर जब इस तरह की कंडीशन होगी जहाँ पर कंटेमिनेशन के चांसेस, महामारी मतलब जब कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगर उस तरह का पानी यदि कोई भी पी लेता है तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा, तुरंत उसकी बॉडी पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो उस समय जब इतनी ज़्यादा चांसेस हाई हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, महामारी की अवस्था है, तो उसमें डोज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितनी होती है? 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। अभी तक सब क्या थी, कोरोना हो सकता है भाई, कोरोना हो सकता है, पर कोरोना एक तरह का वायरस था जो कि वाटर में नहीं स्प्रेड हुआ था ना। हाँ था, तो वो भी कोविड भी इस तरह का, पर वो वाटर में स्प्रेड नहीं हुआ था ना। जो वाटर में स्प्रेड होते हैं वो वायरस की बात की जा रही है। दूसरा अपन ने कहा कि सर 5 से 15 डालेंगे, सबसे ज़्यादा डोज इसी की है, 5 से 10 थी आपकी प्री के अंदर, इसमें 5 से 15 है। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है कि सुपर क्लोरीनेशन के अंदर रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अच्छा हुआ था क्या? हाँ तो करवा होगा कि जिस जिस एरिया के अंदर, है ना, क्योंकि वैसे तो हर तरह का प्रिकॉशंस लिए गए थे, कुछ मेजर एरियाज के अंदर इसको लिया गया जिसमें स्प्रेड ज़्यादा हो रहा था, है ना, जहाँ पर रेशियो जो है चांसेस ज़्यादा थे, जहाँ पर जो पेशेंट्स निकल गए थे हर दिन के बहुत ज़्यादा निकल गया था, उस जगह पर फिर उनका वाटर का ट्रीटमेंट भी सुपर क्लोरीनेशन, तो इस महामारी की स्थिति तो बिल्कुल वहाँ पर किया होगा। सर कितना होगा? तो 0.2 से 0.3 नहीं सर, वो तो नॉर्मली होता है, 0.2 से 0.22। ये जब पेंडेमिक सिचुएशन होती है उस समय आपका होता है 1 से 2 मिलीग्राम। क्वेश्चन पूछा गया कि रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा 1 से 2 मिलीग्राम बचनी चाहिए, क्योंकि उस समय कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, बैक्टीरियाज माइक्रोजोम ज़्यादा हैं, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा की रिक्वायर्ड होगी, है ना। अभी सारी बातें लिख लेते हैं। सुपर क्वेश्चन,
पेंडेमिक सिचुएशन में महामारी की अवस्था में जब मास स्प्रेड ऑफ डिजीज हो, कॉमा, महामारी की अवस्था में जब मास स्प्रेड ऑफ डिजीज हो उस समय किया गया क्लोरिनेशन सुपर क्लोरिनेशन कहलाता है। सुपर क्लोरिनेशन कहलाता है। ठीक है, जब पेंडेमिक सिचुएशन हो, महामारी की अवस्था हो, जब मास स्प्रेड ऑफ डिजीज हो, उस समय किया गया क्लोरिनेशन सुपर क्लोरिनेशन कहलाता है। दूसरा हमने कहा क्या बात कि इसमें नॉर्मल डोज ऑफ क्लोरीन कितना होगा? तो नॉर्मल डोज जो होता है ये होता है 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर या 5 से 15 ppm कह सकते हैं। और उस समय रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा, बचा हुआ क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा ये कितनी होगी सर? ये भी ज़्यादा होगी, जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें सर एक रेसिडुअल क्लोरीन में एक वर्ड भी है कि सर जो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आपका रेसिडुअल क्लोरीन होता है एक जनरल कंडीशन में, वो आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट, डालने के 10 मिनट बाद चेक किया जाता है ना। डालने के 10 मिनट बाद भी यदि इसमें 0.2 मिलीग्राम है तो मतलब ये रेसिडुअल क्लोरीन हो चुका, मतलब यहाँ तक अपना जो टेस्ट, जो आपका डिसइंफेक्शन है वो हो चुका और रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा आपकी स्टेबल हो चुकी है। नहीं तो डालते ही चेक करोगे तो वहाँ पर तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? डिकम्पोजिशन करेगा। और डालने के 10 मिनट बाद मतलब जितना होगा चीज़ें वो हटती चली जाएंगी और 10 मिनट बाद अब स्टेबल फॉर्म आपकी रह जाएगी। तो 10 मिनट्स वाला कंसेप्ट याद रखना कि 0.2 मिलीग्राम रेसिडुअल क्लोरीन बचता है कब? आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, है ना। 10 मिनट के कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद चेक करना होता है उसको। यहाँ पर 102 मिलीग्राम ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके अंदर? आपके एसएससी के अंदर। ये एसएससी के अंदर आई थिंक क्वेश्चन पूछा है ये, राइट। रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी सुपर क्लोरिनेशन के केस में? यहां तक नोट करके डन करिए। हो गया क्या? तो सर ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन के प्रकार। अब आते हैं सर, एक वर्ड होता है, टर्म होती है डी क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन, तो सर जहां पर भी डी लगता है अधिकांश जगहों पर, अधिकांश जगहों है ना, यूं नहीं कहना हमेशा ही कहीं लग दिया, अधिकांश जगहों जहां पर डी लगता है, डी का मतलब रिमूवल, जैसे डी क्लोरिनेशन, डी फेराइजेशन, डी सेलिनेशन, डी का मतलब रिमूवल। क्या इसमें भी एक्ट लगाया जाता है क्या? जैसे बिल्कुल एक्ट तो लगाया जाएगा, कंडीशन तो वही है ना, पेंडेमिक सिचुएशन है। एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना बताएंगे, सब बताएंगे, वो भी सेकेंडरी है। पहले टाइप ऑफ क्लोरिनेशन पढ़े हैं, अभी डीक्लोरिनेशन पढ़ेंगे, डीक्लोरिनेशन के बाद में ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैं आऊँगा रेसिडुअल क्लोरीन को टेस्ट पे, और फिर एक्सिस क्लोरीन को, है ना। तो वो डीक्लोरिनेशन मतलब एक्सिस क्लोरीन वाला ही है। तो यहाँ पर अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, जिसको बोलते हैं डी क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन यही होता है एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करने का, है ना। उसके बाद मुझे लगा रेसिडुअल क्लोरीन पूछा, रेसिडुअल क्लोरीन इसी के बाद आएगा, रेसिडुअल क्लोरीन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इसके बाद आएगा। हमने कहा सर डी का मतलब रिमूवल, कि पानी के अंदर यदि मात्रा जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा है, मतलब 0.2 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो उस एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना ही डी क्लोरिनेशन कहलाता है।
कब सर ऐसा हो सकता है ना कि सर जो वाटर आ रहा है उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको रिमूव करना है, एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना डीक्लोरिनेशन कहलाता है। और उसके लिए उपयोग किए जाने वाले एजेंट्स या केमिकल उन्हें बोलते हैं डी क्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डी क्लोरिनेटिंग एजेंट, जो एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करते हैं। तो कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, और आप भी क्वेश्चन करो, आपने भी देखा होगा कि ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा एक डी क्लोरिनेटिंग एजेंट है, बताओ। तो एक कॉमन सा नाम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बताओ कि वो डी क्लोरिनेटिंग एजेंट कौन सा है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा जाता है कि वाटर के अंदर मौजूद, वाटर में मौजूद एक्सिस क्लोरीन, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा जो होगा उसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना ही, रिमूव करना ही डीक्लोरिनेशन कहते हैं। कि वाटर में मौजूद एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना ही डीक्लोरिनेशन कहते हैं, ये कहलाता है, करना ही कहलाता है। फिर वह केमिकल जो कि एक्सिस क्लोरीन को वाटर से रिमूव करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे ही डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। सोडियम मेटा सल्फेट कह रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, बिल्कुल पंकज, बहुत बढ़िया। ये कॉमनली यूज डीक्लोरिनेटिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो कह रहे हैं दो तीन बातें कि वाटर में मौजूद एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना डीक्लोरिनेशन कहलाता है, और वह केमिकल जो कि एक्सिस क्लोरीन को वाटर से रिमूव करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उन एजेंट्स, उन्हें ही डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। तो दो बातें हैं, एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करना डीक्लोरिनेशन कहलाता है, और ये केमिकल्स होते हैं जो एक्सिस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उन केमिकल्स को डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कहते हैं। बस ये दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। राइट, हो गया सभी का? बताओ, डन करो फास्ट। तो अगर आपने देखा कि पंकज ने लिखा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, एक ने सोडियम मेटाबाइसल्फेट लिखा है, एक ने सोडियम सल्फेट लिखा है, तो सर ये सोडियम सोडियम क्यों कर रहे हैं? सोडियम के कंपाउंड तो याद रखना, सोडियम वाला तो याद ही नहीं रखना, कि जितने भी सोडियम के कंपाउंड हैं वो तो क्लोरिनेशन करेंगे, डीक्लोरिनेशन करेंगे। क्यों? तो देखना कि सर ये सोडियम मतलब Na, क्लोरीन का मतलब Cl, Na के साथ Cl बनेगा और NaCl नमक बन जाएगा, और नमक फिर बाद में क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पानी से हट जाएगा। ठीक है। तो मेजर जो भी सोडियम के कंपाउंड है वो तो डीक्लोरिनेटिंग एजेंट होते ही हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, क्योंकि सोडियम का जो कंपाउंड है वो पानी के अंदर मौजूद एक्सिस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो NaCl सॉल्ट बनाएगा, और नमक होते हैं आपके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पानी से निकल जाते हैं, इजीली निकल जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए तो सोडियम कंपाउंड तो हमारे, या रहने दो इसको, कंपलसरी है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है सर, टाइप्स ऑफ डीक्लोरिनेटिंग
एजेंट्स। डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को तो बिल्कुल मत भूलना, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछता है कि सोडियम थायोसल्फेट एक कैसा कंपाउंड है, तो बोलेंगे डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है, जो पानी के अंदर मौजूद एक्सिस क्लोरीन को निकालता है। कौन सर? सोडियम थायोसल्फेट। फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट के बाद में सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, तीन। तो तीन तो क्या हो गया सर? सोडियम के कंपाउंड है। ये तीन तो क्या है? सब सोडियम के कंपाउंड, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम थायोसल्फेट, जो कि कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब इसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन होता है, वो सोडियम डाइऑक्साइड होता है। एक्टिवेटेड कार्बन भी होता है और सोडियम डाइऑक्साइड भी होता है, जिसका अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फोर्थ एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन तो सब कुछ हटाता है। एक्टिवेटेड कार्बन क्या नहीं हटाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सब कुछ हटाता है, अभी अपन पढ़ेंगे, एक्टिवेटेड कार्बन भी पढ़ेंगे, है ना। एक्टिवेटेड कार्बन और सोडियम डाइऑक्साइड, क्या सोडियम है ना, या सल्फर? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड है, लिखिएगा। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, कि सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ही। और सल्फर डाइऑक्साइड भी एक बार शायद एग्जाम में पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, उन 4-5 में से ये दोनों ही क्या है, और दिखे था ऑप्शन के अंदर, एक सोडियम थायोसल्फेट, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ही आपके डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है। एक्टिवेटेड कार्बन तो यूनिवर्सल होता है। तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर दी डीक्लोरिनेटिंग एजेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें लिख दो Na2S2O3। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, केमिकल फॉर्मूला भी लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या पता पूछ ले कि Na2S, है ना, नाम ना दे के लिख दे Na2S2O3। तो Na2S2O3 जो होता है, इसी को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। Na2S2O3। यहाँ तक हो गई बातें क्लियर? जल्दी डन करिएगा सभी। डन। चलिए अब आते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पर। एक टर्म है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। क्या कहा, किसके बारे में बात करी? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। क्या होता है सर ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन? कुछ नहीं है, केवल जब आप क्लोरीन अप्लाई करते हैं किसी रॉ वाटर के अंदर डिसइंफेक्शन के लिए, तो उसमें क्लोरीन किस किस तरह से रिएक्ट होता है, कैसा उसका ग्राफ होता है, कब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कब उसकी कंसंट्रेशन घट रही है, वो सारी बातों को बताना ही ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन दर्शाता है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को अपन ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि जब अपन वाटर में जब क्लोरीन अप्लाई करते हैं, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू वाटर को डिसइंफेक्शन करके फाइनल स्टेज तक पहुंचता है। डिसइंफेक्शन की ही पूरी स्टेजेस को बताता है वो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर दिया गया। क्लोरीन जब डालते हैं उस प्रोसेस से लेके जब तक एसिड क्लोरीन बचता है, उसके बीच में क्या क्या स्टेज होती होंगी, कैसे कैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है,
इसी को पूरे होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अब इसको पढ़ने से पहले हमें निकालनी से क्लोरीन की डिमांड, है ना। न्यूमेरिकल में कई बार पूछ लेता है कि क्लोरीन की डिमांड कितनी होगी, क्या पूछ लेता है, क्लोरीन की डिमांड बताइए, क्लोरीन की डिमांड कितनी होगी। तो हमने कहा एक जनरल सा प्रैक्टिस करते हैं। और जनरल प्रैक्टिस क्या है, क्या है ये, छोड़ो हाथ से बना लेते हैं। है ना, हमने कहा ये वाटर है, इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स है। तो उस समय अपन ने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन अप्लाई किया लिख दो, या क्लोरीन क्या किया, ऐड किया पानी में। क्लोरीन ऐड किया तो हमें तो पता नहीं था कितना है, तो क्लोरीन जब ऐड किया तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर दिया, इनसे रिएक्शन किया, इनको ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद कुछ क्लोरीन पानी में बच भी गया, कुछ तो काम में आ गया और कुछ क्लोरीन बच गया। इस बचे क्लोरीन को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। ये जो येलो वाले हैं ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, इन्हीं के साथ साथ ये सर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। तो क्लोरीन क्या करेगा, डिसइंफेक्शन करेगा इन माइक्रोजम्स को, एमओ माइक्रोजम्स को क्या करेगा, किल करेगा। तो कितना क्लोरीन अप्लाई किया, उसमें से कितना क्लोरीन यूटिलाइज हुआ डिसइंफेक्शन के लिए, और बाद में कितना क्लोरीन बच गया। तो जितना भी डालोगे, कब तक डालें, जब तक रेसिड्यू क्लोरीन ना बच जाए। फिर डोज कैसे निकालें, जनरली सर हमें तो पता ही नहीं कितनी डोज होगी, कोई बात नहीं, पर आपको ये तो पता है कि सर क्लोरीन डालना और डालना, और लास्ट में क्लोरीन बचना चाहिए पानी के अंदर। तो रेसिड्यू क्लोरीन आपको बचा हुआ मिल गया फ्री फॉर्म के अंदर, जो नॉन रिएक्टिव है। जो रिएक्टिव तो किससे है, वो ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रोजम से, अब वो तो है नहीं, तो नॉन रिएक्टिव फॉर्म हो गया। अब वो नॉन रिएक्टिव फॉर्म है तो वो स्टेबल रहेगी, पानी के अंदर स्टेबल रहेगी। तो हमने कहा सर क्लोरीन की डिमांड कैसे निकलेगी, तो क्लोरीन की डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया, अप्लाइड क्लोरीन, कितना क्लोरीन अपन ने अप्लाइड किया था, तो अप्लाइड क्लोरीन में से क्या माइनस कर दो, रेसिडुअल क्लोरीन को माइनस कर दो, रेसिडुअल क्लोरीन को, तो सिंपली क्लोरीन की डोज निकल जाएगी। और ये जो फॉर्मूला है भाई, क्या कह रहा हूँ कि सर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये जो फॉर्मूला है, लग रहा एक आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वास्तव में फॉर्मूला सिंपल है, पर इसका यूज़ कहाँ आएगा, इसका यूज़ आएगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे और आपको क्लोरीन की डिमांड या रेसिडुअल क्लोरीन कुछ निकालना होगा। तो अप्लाइड, तो हमने बोला कि सपोज करो कि हमने 10 ग्राम क्लोरीन अप्लाइड किया था, लेट अस अज्यूम 10 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन अपन ने एज्यूम, है ना, लेट अज्यूम किया, इतना आपने अप्लाई किया, और पानी में कितना बच गया, 2 मिलीग्राम पर लीटर पानी में लेफ्ट बच गया।
तो डोज कितनी हो गई, जितना यूटिलाइज हुआ 8 मिलीग्राम, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 बच गया, और 8 ही क्लोरीन की डोज है, क्योंकि अप्लाइड क्लोरीन में से रेसिडुअल क्लोरीन माइनस कर दोगे तो अब जो क्लोरीन निकल के आएगा वही क्या होगा, क्लोरीन की डिमांड, कि इस पानी को, इस 1 लीटर पानी को कितनी क्लोरीन की आवश्यकता है ना। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है, बिल्कुल फॉर्मूला ही पूछता है, तो उसमें कंफ्यूज होने का कहानी नहीं कि कितना अप्लाई किया कितना बच गया, यही क्लोरीन की डिमांड थी, और ये न्यूमेरिकल जब करोगे उसमें भी काम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन भी एसएससी का क्वेश्चन है, जो जो चीज़ें मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है आपका, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हमें समझना है सर ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, मतलब आप क्लोरीन का एप्लीकेशन को बता रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो इसका एक ग्राफ होता है, अप्लाइड क्लोरीन वर्सेस रेसिडुअल क्लोरीन में कितना क्लोरीन आपने अप्लाई किया और कितना क्लोरीन आपका बच गया, उनके बीच में ग्राफ बनता है, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो पहले ग्राफ को समझते हैं, थ्योरी अपन इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये देखो ये निकल गया है अपना एक ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ है यदि आप देखने लगो, है ना। अपन को क्या लेना है कि जो बढ़िया ग्राफ हो, जिसमें बहुत सारी बातें अपने को लिखी गई हो, पर इसका तो फॉर्मेट ही, क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी दिख रही थोड़ी आपको, नहीं दिख रही ना, कोई बात नहीं, यही ले लो एक बार। यहाँ पे अपन इसको अप्लाई कर देते, कहाँ गया वो, ये रहा। भाई क्या हो गया ये देखिएगा, ये ग्राफ आपको दिखा, ये रेसिडुअल क्लोरीन और क्लोरीन डोज में, क्लोरीन डोज का मतलब अप्लाइड क्लोरीन, कितना क्लोरीन अपन ने अप्लाई किया। तो सर कहा कि यहाँ पर ये 0.0 है, तो सर यहाँ पर ये 0.0 है। अब जैसे जैसे क्लोरीन की डोज अपन बढ़ाते चले जाएंगे, क्लोरीन डोज किसमें, इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, विजिबल होगा सबको ये तो, कि नहीं है। नहीं है तो इसको और जूम कर देते हैं यार, दिक्कत क्या है। यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्लोरीन की डोज आपकी क्या कर रही, इंक्रीज कर रही, यूनिट है आपकी मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर दिख रहा है, चलिए जैसे जैसे क्लोरीन की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है, इस वाई एक्सिस पर रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब बचा हुआ क्लोरीन पानी में, और ये भी मिलीग्राम पर लीटर में, और ये होना भी चाहिए, तो यही क्या बचाता है, फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से बचाता है। अब हो क्या रहा है कि सर यहाँ से क्लोरीन अपन ने स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया वो बता दूंगा, जितने भी ग्राफ स्टार्ट होंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। क्यों, क्योंकि सर पहले से कुछ ना कुछ क्लोरीन की फॉर्म आपकी रहती होगी पानी के अंदर, ऐसा नहीं वो पानी क्लोरीन फ्री है भाई, कोई ना कोई किसी कंबाइंड फॉर्म में क्लोरीन तो रहता ही होगा, तो जीरो तो अपन नहीं कह सकते, कुछ तो होगा। तो उसके बाद अपन ने इसको बनाना स्टार्ट किया, है ना। तो हमने जैसे ही इसके अंदर क्लोरीन ऐड किया, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में एसिड क्लोरीन की मात्रा कम थी, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो गई, उसके बाद वापस एसिड क्लोरीन की मात्रा कम हुई, और दोबारा से वापस बढ़ती जा रही जाए, दिख रहा है यही हो रहा है। तो जैसे जैसे क्लोरीन की
डोज बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे रेसिडुअल क्लोरीन इनिशियल में तो कम बढ़ा, पर आगे आके देखो सर ज़्यादा बढ़ा, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, है ना, अगर इसकी बात करूं तो सर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम दिख रहा है हमें रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा। उसके बाद इस पॉइंट के वापस क्लोरीन की मात्रा घट रही है। तो हमने कहा सर इसमें 3 पॉइंट ले लो, 1 2 ये 3 और एक ये 4। एक तो पहले था, 3 और ले लिए, 4 पॉइंट अपन ने ले लिए और इन चारों पॉइंट के अपन ने नाम दे दिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये पॉइंट डी है। अब इसमें कितने सेक्शन हो गए? स्टेज 1 ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, 3 स्टेज हो गई। और डी के बाद क्या होगा वो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल स्टेज को कहते हैं। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोसोम ज़्यादा होंगे तो डिमांड ऑफ क्लोरीन ज़्यादा होगी, राइट है। अगर आपको प्यास लग रही है और आपके पास 1 लीटर पानी है, तो शुरुआत के 10 सेकंड तो आप पानी बहुत तेज़ी से पियोगे। कि आप खेल के आए हो, कहीं आप जिम विम करके आए हो, कहीं आप रनिंग वनिंग करके आए हो, तो उसके बाद जब पानी की प्यास लगती है, आप जा रहे हो लाइब्रेरी से आपके रूम की तरफ, है ना, तो प्यास जो लगती है वो सर इनिशियल में बहुत तेज़ लगती है। तो पानी कितना भी हो आप बहुत तेज़ी से पियोगे, पर 10 सेकंड बाद या 7-8 सेकंड बाद आप उसकी रेट कम कर दोगे, धीरे धीरे पानी को स्टॉप ही कर दोगे, तो अपनी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो गई। होता है ना यही जनरल बात, तो इसमें भी होता है कि इनिशियली में सर क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम ज़्यादा होंगे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो क्लोरीन की डिमांड होगी वो भी ज़्यादा होगी। जब क्लोरीन की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर रेसिडुअल क्लोरीन बचेगा कहाँ से? रेसिडुअल क्लोरीन बचेगा, जितना क्लोरीन डाल रहे हो मेजर पार्ट तो वो यूज़ हो रहा है, मेजर पार्ट तो आपका क्या हो रहा है सर, यूज़ हो रहा है। पर जैसे जैसे एक लिमिट के बाद, मतलब वो 7-8 सेकंड के बाद प्यास कम हो जाती है, जैसे एक लिमिट के बाद अब वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोसोम की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रही है। अब जब घट रही है तो रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगा, बढ़ रहा होगा। जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, माइक्रोसोम्स ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुके हैं, रेसिडुअल क्लोरीन की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती गई और एक पॉइंट पर से जाके होगी पीक, मैक्सिमम है इस कर्व का, यही पीक होगा, मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर रेसिडुअल क्लोरीन अधिकतम हो गया। पर सर उसके बाद क्या हुआ, अभी तक तो ग्राफ बढ़ रहा था, पर अब इसी पॉइंट के बाद ग्राफ घट रहा है, इसी पॉइंट के बाद ग्राफ घट रहा है। हमने कहा सर इनिशियल में क्या क्या होता है वो आप देखना। इनिशियल में यहाँ मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि एक शॉर्ट के अंदर बिल्कुल, जिसमें आप समझ पाओ चीज़ों को, कि इनिशियल के अंदर क्लोरीन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो रेसिडुअल क्लोरीन कम होगा पानी के अंदर, राइट, इस पोर्शन में। पर जैसे ही B2C पोर्शन में आए तो क्लोरीन की डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में मिलने लग गया, कंबाइंड फॉर्म में क्लोरीन आपका मौजूद हो गया। और कंबाइंड फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, पढ़ चुके हैं कंबाइंड फॉर्म के सर, मोर स्टेबल होती है। और जितनी मोर स्टेबल होगी कौन होगी, वो कंबाइंड फॉर्म ही होगी, तो उतना ही ज़्यादा क्लोरीन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मिल भी रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल में फ्री फॉर्म में होता है और आफ्टर सम टाइम बाद ये कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पर सी पॉइंट के बाद क्या हो रहा होगा सर, ऐसी क्या घटना घट गई कि सी पॉइंट के बाद कम हो रहा है? तो हमने कहा सर अब पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर खत्म भी तो होंगे, माइक्रोसोम्स खत्म भी तो होंगे। जब माइक्रोसोम्स खत्म होंगे तो उस समय वो क्या करेंगे यहाँ कम हो रहे हैं, क्लोरीन की डिमांड बढ़ रही है, क्लोरीन की डिमांड कम हो रही है, जीरो नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई है, यह ध्यान रखना। पूरी तरह से वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं हुआ है। अब अभी जो कंबाइंड फॉर्म है धीरे धीरे ब्रेक होने लगी। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर अब जो ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम्स थे वो उस कंबाइंड फॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्लोरीन की, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा घटती जा रही है। अब यहाँ पे देखो ना, ये एक्सिस है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे कम होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी पानी से खत्म हो रहा है, पानी भी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और एक पॉइंट पर आके अब जितना भी क्लोरीन डालोगे इस डी पॉइंट पर आके
वो सारा फ्री फॉर्म में मिलेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो काम में नहीं आएगा, वो फ्री फॉर्म में मिलेगा। क्यों? कि सर जितना क्लोरीन चाहिए था उतनी डिमांड आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम पानी से जा चुके हैं। अब जितना भी क्लोरीन आप डालोगे सब रेसिडुअल फॉर्म में होगा, ठीक है, वो फ्री फॉर्म में होगा, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि पानी के अंदर। और यही क्लोरीन को अपन क्या कहते हैं? रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं, जो कि फ्यूचर रिकंटामिनेशन से प्रिवेंट करता है, फ्यूचर रिकंटामिनेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो यहाँ देखो, इनिशियल क्लोरीन की डिमांड, यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन, कंबाइंड फॉर्म में जो रेसिडुअल क्लोरीन होता है, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म रेसिड्यू के अंदर ही रहेगी। उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ कंबाइंड रेसिडुअल मटेरियल क्लोरामाइंस। देखो क्लोरामाइंस का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा है। फाइनली यहाँ पर इसको बोल रहे हैं ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पर अब रोक देना है, अब जो है इस क्लोरीनेशन को डालना रोक देना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डोज होगी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डोज होगी, इस डोज को क्या कहोगे बस ये बता दो। तो 0 से लेके इस डी पॉइंट तक जितना भी आपने क्लोरीन डाला उसको क्या कहोगे, बस इतना तो बता दो। बताओ, क्लोरीन डिमांड, क्लोरीन डिमांड कह सकते हैं, या उन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स को ब्रेक करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कितना क्लोरीन चाहिए, तो ब्रेक पॉइंट डोज भी कहते हैं। इस ब्रेक पॉइंट डी तक, इस डी पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहा जाता है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट कहा जाता है इस डी पॉइंट को। उस ब्रेक पॉइंट तक जितना क्लोरीन आपको अप्लाई किया है, इसको ही ब्रेक पॉइंट डोज कहते हैं, और यही क्लोरीन की डिमांड होती है। अब इस डी पॉइंट के बाद अब जो क्लोरीन डालोगे वो क्या होगा? अब इस डी पॉइंट के बाद अब जो क्लोरीन डालोगे वो क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे सर वो एक्सिस क्लोरीन होगा, वो एक्सिस क्लोरीन होगा जो कि फ्यूचर रिकंटामिनेशन से बचाएगा। इसके बाद जितना भी क्लोरीन डालोगे वो एक्सिस क्लोरीन होगा और फ्यूचर रिकंटामिनेशन से बचाएगा। और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक्सिस क्लोरीन, अगर उस एक्सिस क्लोरीन को क्वेश्चन में पूछा गया क्या कहते हैं, एक्सिस क्लोरीन को क्या कहते हैं, इसके बाद जितना भी क्लोरीन डालोगे आफ्टर द डी पॉइंट, दिस इज नोन एज सुपर क्लोरिनेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसको क्या कहते हैं? सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लोरिनेशन। याद रखिएगा कि डी पॉइंट के बाद जितना भी क्लोरीन आप अप्लाई करते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। जितना क्लोरीन आप डालोगे और कितना डालेंगे वो भी हमें पता है कि सर 0.2 मिलीग्राम रेसिडुअल बच जाए, इतना क्लोरीन अपन डालेंगे। तो इस डी पॉइंट के बाद, और इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट डोज, ब्रेक पॉइंट डोज। किस ब्रेक पॉइंट तक डाला गया क्लोरीन, ब्रेक पॉइंट डोज कहा जाता है। और इसी को कहते हैं डिमांड ऑफ क्लोरीन, यही क्लोरीन की डिमांड है। या अपना ब्रेक पॉइंट लिख दो, तो इसको ब्रेक पॉइंट डोज कहते हैं, यही क्लोरीन की डिमांड होती है। ठीक है, इस सी पॉइंट के बाद में ऑक्सीडेशन होगा, किनका? क्लोरामाइंस का। ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो उनको खत्म करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। और इस सी पॉइंट के बाद बैड स्मेल, बैड स्मेल स्टार्ट हो जाएगी। और बैड स्मेल क्या बताती है? वो बताती है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके कारण रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा अब क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी। रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा क्या हो जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी। और इस डी पॉइंट के बाद में अगेन ग्राफ ऊपर जा रहा है, अगेन ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब ये क्या कहानी बता रहा है? बताना भाई, ये क्या कहानी बता रहा है? ये क्या कहानी बता रहा है बताओ। बता देना भाई, ये क्या कहानी बता रहा है? सर अगेन ऊपर जा रहा है, मतलब वापस से ये ग्राफ रिपीट होगा, वापस से
वापस से ये ग्राफ रिपीट होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो ना ये ऊपर जा रहा मतलब रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ रहा होगा ना। अरे क्यों नहीं देख पा रहे यार, क्यों नहीं देख पा रहे? यहाँ तक तो कहानी खत्म थी, इसके बाद ये ग्राफ वापिस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर? रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है सर? ये रेसिडुअल क्लोरीन वापस बढ़ रहा है ना इसके अंदर। रेसिडुअल क्लोरीन वापस बढ़ रहा है। रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ता कब है? जब वापस ऑर्गेनिक मैटर पानी में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो ग्राफ रिपीट होता चला जाता है, रिपीट होता चला जाता है। बात होगी क्लियर आप सभी को? अब बात आती है एक और कि सर ये जीरो से चालू क्यों नहीं किया? जीरो से चालू करने पर एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन। अगर दूसरा देखें अपन, गया क्या? रुकना एक बार। एक मिनट रुक जाना, इसको सर्च करने दो। ये अपन ने ग्राफ देखा, इसके अलावा जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन आया कि नहीं आया? अरे यार इसमें एक थोड़ी दिक्कत है, चलो कोई नहीं, उससे गूगल से देख लेते हैं अपन। तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगी इमेजेस, पर उससे क्या है कि सिर्फ आपकी इमेज इंपोर्ट नहीं होती है ना। इसमें तो कितने दुनिया भर की इमेजेस आ गई, पर इसमें कहीं भी जो मुझे चाहिए वो दिख नहीं रहा। ये रहा, ये रहा, ये अपने को चाहिए। ध्यान से देखना, ये चीज़ आप वहाँ पे ऐड करना कि जीरो से ये आ गया जीरो क्लोरीन डिमांड। और ये जीरो क्लोरीन डिमांड जो होता है, यदि वो ग्राफ हमेशा इससे नीचे ही रहेगा। यदि ग्राफ इस पे चला गया तो डिमांड जीरो है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। यही हुआ। तो ग्राफ हमेशा जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन से नीचे रहेगा, मतलब जीरो क्लोरीन डिमांड जिसपे डिमांड ऑफ क्लोरीन है ही नहीं, मतलब पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोसम्स है ही नहीं, उसको डिनोट करती है। तो हमेशा इस लाइन के नीचे ये ग्राफ बनता है। और ये लाइन कितने पे होती है? 45 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री। तो एंगल पे भी सवाल आते हैं, जब अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे तब मैं उसको और आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब इसकी थ्योरी लिखेंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए भी आप निश्चित रहिए। ठीक है, कितना एंगल होता है, क्या होता है, वो सारी स्टेज में। बस इतना याद रखिएगा कि एंगल 45 डिग्री से कम होता है जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन। ठीक है, तो कई सारी जगहों पर ये आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ये प्योर वाटर को दर्शा रही है, देखो 45 डिग्री लिखा हुआ है। याद आई? वो हर चीज़ जो अपन ने पढ़ी है वो हर चीज़ एकदम सटीक है, जो हमारे काम आने वाली है। तो अपने को क्या कर देना है, यहाँ पर एक लाइन बना देनी है, यहाँ पर एक लाइन बना देनी है ना। अब वो आप देख लेना। इस लाइन को लिख देना जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन। तो कभी भी ब्रेक पॉइंट का ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर टच होते तो समझ में आ गया कि डिमांड जीरो है। डिमांड जीरो है तो फिर क्लोरीन डालना ही क्यों है? तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगी आगे। और ये कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। तो हमेशा एंगल जो होगा कितना होगा, इसका स्लोप जो होगा कर्व का हर एक पॉइंट पे, वो 45 से कम होगा। यहाँ पर 45 से बहुत कम होगा, यहाँ पर थीटा ए से इस जोन से ज़्यादा होगा, पर थीटा बी से कम होगा इस जोन से, है ना। तो थीटा ए से ज़्यादा होगा पर 45 से कम होगा, पर होगा दोनों के अंदर 45 से कम ही। वो और डिटेल में आपको लिखवा दूंगा। एक बार ये सभी को समझ में आ गया क्या? बताओ, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये समझ में आ गया क्या? ये बता दो मुझे तो। है ना, चलिए, तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। इस सेशन को अपन यहीं पर एंड कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के अंदर कल, है ना। एक 1:15 या 1:30 PM के ऊपर दोपहर में क्लासेस आपकी लेंगे, जिसमें इसको एक्सप्लेन कर देंगे। स्टेजेस 1 2 3 4 अलग अलग स्टेज होती है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 और स्टेज 4 है। ये जो इसको स्टेज 1 बोलते हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 स्टेज होती है, इनको अपन देखेंगे। हाँ बिल्कुल, इरिगेशन स्टार्ट करेंगे कल से। मैं आपका थोड़ा सा शेड्यूल और डिफाइन करता हूँ बढ़िया तरीके से, है ना। तो आज के लिए तो इतना ही। कोई डाउट थोड़ी है अब और किसी को? शेड्यूल मैंने बता दिया है, और उससे पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। जैसे आज भी मैसेज आ गया होगा सभी के पास, सभी ने वेट भी किया होगा,
है ना। तो वैसे क्या कल वेट ना करना पड़े आपको, मैसेज में आपको डाल दूंगा 15 मिनट या आधे घंटे पहले, वैसे बता तो दिया ही है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलें, चलो 2 सब्जेक्ट साथ में ले लेंगे, 1 घंटा दोनों पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, और क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले और मैसेज डलवा दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा रहना। और टाइमिंग मैंने लगभग आपको बताई दी, तो उसी टाइमिंग पे क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए सेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड सभी को गुड नाइट।